कुछ कहानियां सुनाई नहीं जाती, वो अचानक किसी वाक्य में टकरा जाती हैं और इंसान को अंदर तक तोड़ देती हैं। पापा, डॉक्टर कह रहे हैं कि काउंटर पर 50,000 रुपए जमा करवाएं, वरना फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। मेरे बेटे की आवाज में ऐसी कपकपी थी जिसने मेरी बूढ़ी हड्डियों में भी दर्द भर दिया। मैंने व्हील चेयर पर बैठे बैठे अपने कांपते हुए हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, तुम जानते हो ना कि पेंशन के जो पैसे बचे थे वो तो हम किराए में लगा चुके हैं। अब जेब में वापसी का किराया भी मुश्किल से बचा है, तो क्या हम वापस चले जाएं? पापा, आप इलाज नहीं करवाएंगे? उसकी आंखों में बेबसी तैर रही थी। शायद तकदीर को यही मंजूर है। चलो बेटा, यहाँ से भी खाली हाथ लौट चलते हैं, जहाँ पर सुना था कि गरीबों का इलाज मुफ्त होता है। मैंने परेशान आंखों से उस इमारत की तरफ देखा, जिला सरकारी अस्पताल। उसकी सफेद दीवारें मुझे मुंह चिढ़ा रही थी। मेरा बेटा मुझे व्हील चेयर पर धकेलता हुआ वापस एग्जिट गेट की तरफ लेकर जाने लगा। पहिए घूम रहे थे और उन घूमते पहियों के साथ मेरा बीता हुआ वक्त मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगा। ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी सालों पुरानी है। तब मैं इस व्हील चेयर पर नहीं था, बल्कि क्लासरूम में खड़ा हुआ ब्लैक बोर्ड पर चौक घिसा करता था। मैं एक बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक रखता था और शुरू से ही एक छोटे से गांव का रहने वाला था। पापा की डेथ के बाद मुझे गांव के गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई थी। सैलरी बहुत कम थी, पर मेरे और मेरी फैमिली के लिए यही काफी थी। मैं अपने काम के साथ बहुत ज्यादा ईमानदार था। मैं सिर्फ वक्त गुजारने या फिर सैलरी लेने स्कूल नहीं जाता था, बल्कि मेरी क्लास का हर एक बच्चा मेरे लिए अपना बच्चा था। मेरे दिल में बस एक ही ख्वाहिश मचलती रहती थी कि मेरी वजह से किसी बच्चे का फ्यूचर खराब नहीं हो। मैं कोशिश करता था कि हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा रहे और हर वो चीज उसको सिखा दूं जो मैं खुद जानता हूं। वो जून की गर्मी का महीना था, बहुत ज्यादा गर्मी थी। मैं क्लास में पढ़ा रहा था कि दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मैं आई कम इन सर। एक हल्की सी और सहमी हुई आवाज ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैंने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर एक बच्चा खड़ा हुआ था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और पैरों में जूते भी शायद उसके साइज से बड़े थे, जो उसने रस्सी से बांध रखे थे। आ जाओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने धीमे से पूछा। वो बच्चा झिझकते हुए अंदर आ गया और पूरी क्लास के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। सर, मेरा नाम शिखर है। हेडमास्टर साहब ने मेरी क्लास यहीं पर बताई है। अच्छा, तो तुम नए आए हो, न्यू एडमिशन हो? चलो बैठ जाओ। मैंने उसको तीसरी लाइन में जगह दी। वो खामोशी से जाकर बैठ गया, पर मैं देख रहा था कि पूरी क्लास उसको अजीब नजरों से देख रही थी। उसकी हालत ही ऐसी थी कि दूसरे बच्चे उसको खुद से अलग समझ रहे थे। अगले दिन असेंबली हो रही थी। हेडमास्टर साहब डंडा हाथ में लिए हुए बच्चों की चेकिंग कर रहे थे। अचानक से उनकी नजर शिखर के ऊपर पड़ गई। ए लड़के, तुम लाइन से बाहर निकलो। हेडमास्टर साहब की गर्जदार आवाज गूंज गई। शिखर कांपता हुआ लाइन से बाहर आ गया। ये क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने? स्कूल यूनिफॉर्म कहाँ है? सर, वो अभी लिया नहीं है। शिखर ने डरते डरते जवाब दिया। तो स्कूल क्यों आ गए हो? ये स्कूल है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है जहाँ पर जो मर्जी पहनकर आ जाओ। कल अगर यूनिफॉर्म नहीं हुई तो स्कूल आने की जरूरत नहीं है, समझे? क्लास में हेडमास्टर साहब ने उसको सबके सामने डांट दिया। मैं वहीं पर खड़ा हुआ था और मैंने देखा कि शिखर की आंखों में मोटे मोटे से आंसू तैरने लगे। वो बिना कुछ बोले सर झुकाकर वहां से चला गया, पर उसके वो आंसू मेरे दिल पर गिर रहे थे। अगला पूरा हफ्ता यही तमाशा रहा। दूसरे टीचर भी उसको क्लास से बाहर निकाल देते। शिखर, खड़े हो जाओ। किताबें कहाँ पर हैं तुम्हारी? हिंदी के टीचर दिवित साहब ने गुस्से से उससे पूछा था। सर, अभी तो नहीं ली है। क्यों नहीं ली? क्या हम यहाँ पर दीवारों को पढ़ाएंगे? निकलो क्लास से बाहर, जब तक किताबें नहीं होंगी। मेरी क्लास में बैठने की भी जरूरत नहीं है। मैं स्टाफ रूम में बैठा हुआ ये सब कुछ सुनता रहा। मेरा दिल इस बात से परेशान होता था। एक दिन मैंने स्टाफ रूम में बात छेड़ दी। यार दिवित साहब, आप बच्चों के साथ थोड़ी सी नरमी से पेश आया करो। लगता है कि गरीब घर का है। तो उन्होंने चाय का घूंट भरा और हंसने लगे। अरे तन्मय साहब, आप तो रहने ही दीजिए। ये गरीबी, ये सब बहाने हैं। उनके माँ बाप नशा करते हैं और बच्चों को स्कूल भेज देते हैं कि जान छूटेगी। अगर हमने इन पर सख्ती नहीं करी तो ये कभी नहीं सुधरेंगे। उसूल उसूल होता है, पर उसूल इंसानों के लिए होते हैं और इंसानियत कहती है कि मजबूरी को समझा जाए।
मैंने सफाई दी। बस बस ज्यादा बातें मत बनाओ, आप अपनी क्लास संभालिए, हम अपना तरीका जानते हैं। दूसरे टीचर ने भी हमें हाँ मिलाई। मुझे समझ आ गई थी कि यहाँ पर मेरी बात कोई नहीं समझेगा। छुट्टी के वक्त मैं गेट के पास खड़ा हुआ था। सब बच्चे भागते हुए जा रहे थे, पर शिखर एक कोने में अकेला अपनी टूटी हुई चप्पल घसीटता हुआ जा रहा था। मैंने उसको आवाज दी थी, शिखर बेटा जरा इधर तो आओ। वो ठिठक कर रुक गया, डरते डरते मेरे पास आया। शायद उसको लगा कि मैं भी उसको डांटने वाला हूँ। जी मास्टर साहब। बेटा, तुम इतने दिन से स्कूल आ रहे हो, पर अभी तक यूनिफॉर्म और किताबें क्यों नहीं ली हैं? अगर किताबें नहीं होंगी तो पढ़ोगे कैसे? होमवर्क कैसे करोगे तुम? मेरे लहजे में डांट नहीं थी, बल्कि एक फिक्र थी। शायद यही वजह थी कि उसका सब्र टूट गया। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे थे। उसने अपने हाथों से अपनी आंखें साफ कर ली। मास्टर साहब, मेरे पापा बीमार हैं, घर में खाने को भी कुछ नहीं है। माँ लोगों के घर में काम करती है, तब जाकर एक वक्त की रोटी मिलती है। एडमिशन भी बहुत मुश्किल से करवाया है। मेरी माँ कहती है कि अभी सब्र कर लो, जब पैसे होंगे तो मैं किताबें ले दूंगी। उसकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि मेरा कलेजा भी मुंह को आ गया। मैं समझ गया था कि उसके पास इतना हिसाब नहीं कि वो ये सब कुछ खरीद सके। उसका एडमिशन करवाने भी ना ही उसकी माँ आई थी और ना ही बाप, वो अकेला ही आया था। वो इतनी छोटी सी जान जो पढ़ने का शौक रखता था, पर गरीबी उसके रास्ते की दीवार बन रही थी। रो मत बेटा, ऊपर वाला सब बेहतर करेगा, तुम स्कूल जरूर आना, ठीक है? मैंने उसके सर पर हाथ रखा और सर हिलाकर चला गया, लेकिन उसकी वो भीगी हुई आंखें मेरे दिमाग में निशान छोड़ गई थी। मैं घर आया तो मेरी पत्नी खाना लगा रही थी। मेरी सैलरी महीने की 20 तारीख तक ही खत्म हो जाती थी और अभी महीना शुरू हुआ था। सुनिए, इस बार राशन वाले के 2000 उधार रहते हैं। वो सुबह पैसे मांग रहा था। पत्नी ने रोटी रखते हुए कहा। मैंने निवाला तोड़ते हुए हाथ रोक लिया। जेब में कुल मिलाकर 3000 रुपए ही पड़े हुए थे, जो पूरे महीने का खर्च था। अगर मैं शिखर की मदद करता तो घर पर राशन रुक जाता, और अगर राशन लाता तो शिखर की पढ़ाई रह जाती। वो उधार हम अगले महीने दे देंगे। इस बार कुछ तंगी है। तंगी तो हर बार ही होती है। आप करते ही क्या है? लोग ट्यूशन पढ़ाकर कोठी बना रहे हैं, सब खर्चे पूरे कर रहे हैं, और एक आप है कि साइकिल का टायर बदलवाने के भी पैसे नहीं होते। उसकी बात कड़वी थी लेकिन सच्ची थी, पर मेरी आंखों के सामने शिखर का रोता हुआ चेहरा था। मैंने फैसला कर लिया। अगले दिन मैं बाजार गया। मैंने अपनी जेब खाली कर दी। एक दुकान से स्कूल यूनिफॉर्म खरीदा और दूसरी दुकान से जूते ले लिए, और फिर बुक डिपो से उसके कोर्स की सब किताबें और कॉपियां खरीद ली। फिर खूबसूरत सा आसमानी रंग का स्कूल बैग भी लिया। मैं सब कुछ खरीद चुका था, तो मेरी जेब में सिर्फ कुछ सिक्के ही बचे थे, जो बस किराए के लिए थे। मैं पैदल ही स्कूल की तरफ चल पड़ा। धूप तेज थी, पर मेरे अंदर एक अजीब सी ठंडक आ गई थी। मैं स्कूल पहुंचा तो ब्रेक चल रही थी। शिखर ग्राउंड के कोने में पेड़ के नीचे अकेला बैठा हुआ मिट्टी से खेल रहा था। बाकी बच्चे कैंटीन से चीज लेकर खा रहे थे। मैंने उसको इशारे से बुलाया। वो भागता हुआ मेरे पास आया। जी मास्टर साहब, आपने बुलाया? चलो मेरे साथ स्टाफ रूम में। मैं उसको खाली स्टाफ रूम में लेकर गया। मैंने वो थैला मेज के ऊपर रखा। ये लो बेटा, इसको खोलो। शिखर ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और फिर कांपते हुए हाथों से खोला। अंदर नया यूनिफॉर्म, चमकदार जूते, किताबें और वो आसमानी रंग का बैग रखा हुआ था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने किताबों को छू छू कर देखा, जैसे उसको यकीन नहीं आ रहा हो कि हकीकत है या फिर सपना। मास्टर साहब, ये किसके लिए है? उसकी आवाज में कपकपाहट थी। ये तुम्हारे लिए है बेटा, मेरी तरफ से तोहफा। लेकिन सर, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं ये नहीं ले सकता हूँ। मेरी माँ ने मना किया है कि किसी से चीज नहीं लेनी चाहिए। उसकी नन्ही सी खुददारी जाग उठी थी। मुझे उसकी ये बात बहुत ही ज्यादा पसंद आई। उसके पास गरीबी तो थी, लेकिन गैरत जिंदा थी। बेटा, मैं कोई गैर तो नहीं हूँ, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, और टीचर तो बाप की तरह होता है ना। क्या बेटा बाप से तोहफा नहीं ले सकता? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। कल से तुम यही यूनिफॉर्म पहनकर आओगे और इन कॉपी किताबों पर पढ़ोगे, वादा? उसने एक नजर आसमान के ऊपर डाली और फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से सर हिलाया और मुस्कुरा दिया कि जी मास्टर साहब। वो सारा सामान सीने से लगाकर ऐसे भागा कि जैसे उसको दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। मेरे दिल को जो खुशी महसूस हुई थी,
वो शायद करोड़ों रुपए पाकर भी नहीं होती। कुछ दिन गुजरे, मैंने नोट किया कि शिखर आम बच्चा नहीं था, वो मेरी क्लास का सबसे होशियार बच्चा था। मैं जो भी सबक देता, अगले दिन उसको वो बहुत अच्छे से सॉल्व करके लाता। उसकी लिखाई भी बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने उसी दिन सोच लिया कि ये बच्चा हीरा है, इसको जितना तराशा जाएगा उतना ही निखर कर सामने आएगा। पर मेरे इस ख्याल ने स्कूल में चुगलियां शुरू करवा दी। मैंने शिखर को ट्यूशन के लिए भी अपने घर पर बुलाना शुरू कर दिया। वो रोज शाम को मेरे घर पर आता। मेरी पत्नी पहले तो कुछ बड़बड़ाती रहती थी, पर जब उसने शिखर की शराफत और उसकी लगन देखी तो वो भी खामोश हो गई। शिखर दिल लगाकर पढ़ता था। उसके चेहरे पर आई हुई मुस्कुराहट देखकर मेरे दिल में सुकून उतरता महसूस होता था। वक्त ऐसे ही पढ़ लगाकर उड़ने लगा। साल खत्म हुआ और रिजल्ट आए। असेंबली ग्राउंड में सब बच्चे जमा थे। हेडमास्टर साहब स्टेज पर खड़े हुए रिजल्ट का ऐलान कर रहे थे और इस साल 5वीं क्लास में पूरे स्कूल में पहली पोजीशन हासिल की है शिखर ने। तालियां बजती चली गईं। शिखर स्टेज पर गया। उसका यूनिफॉर्म साफ सुथरा था और चाल में कॉन्फिडेंस था। उसने इनाम लेने के बाद मुड़कर मेरी तरफ देखा। भीड़ में हमारी नजरें मिली। उसकी आंखों में वही चमक थी जो उस दिन थी जब मैंने उसको किताबें दी थी। उसने दूर से ही मुझे नमस्ते किया। मेरा सर फख्र से ऊंचा हो गया। ये सिलसिला वहीं पर नहीं रुका था। हर साल यही होता रहा। मैं उसके लिए किताबें, यूनिफॉर्म, जूते, हर चीज लेकर देता। उसका एक एक खर्चा मैं अपनी जेब से करता। न जाने क्यों उससे मुझे अजीब सा लगाव हो गया था। शायद इसीलिए कि उसमें मुझे अपना आप नजर आता था। वो हर साल पोजीशन लेकर अगली क्लास में प्रमोट होता और मेरा दिल खुशी से झूम उठता। लोग मुझे बेवकूफ कहते रहे थे, ताने भी देते रहे कि अपनी कमाई बेकार में इसके ऊपर लुटा रहा है, पर मैं बहरा बन गया था। मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। इसी तरह साल गुजरते गए और वो 8वीं क्लास में पहुंच गया। पर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे परेशान कर दिया। सुबह की अटेंडेंस लग रही थी। रोल नंबर 30 शिखर। क्लास में खामोशी थी। शिखर की सीट खाली थी। सर, वो आज नहीं आया, एक लड़के ने बताया।